अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी है, जिसने अरब दुनिया को भड़का दिया है, जिसने इजराइल की नीयत पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और जिसने भारत की कूटनीति को भी एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है, तो क्या आप मानेंगे कि यह सब सिर्फ एक इंटरव्यू की वजह से हुआ? लेकिन यही सच है और इस सच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, इतिहास, धर्म, भूगोल और शक्ति संतुलन की पूरी कहानी छिपी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई वाली जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आज जो हम समझने जा रहे हैं वो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। अब कहानी शुरू होती है इजराइल में तैनात अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी से। ये कोई साधारण राजनयिक नहीं है, बल्कि अमेरिका की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। गवर्नर रह चुके हैं, राष्ट्रपति पद की दौड़ में भी अपना नाम दे चुके हैं और रिपब्लिकन राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। जब ऐसे व्यक्ति इजराइल में बैठकर एक इंटरव्यू में ये संकेत दे देते हैं कि यदि इजराइल चाहे तो नील नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक का पूरा इलाका ले सकता है, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, बल्कि एक भू राजनैतिक भूकंप बन जाता है। क्योंकि नील नदी मिस्र की पहचान है और यूफ्रेटस नदी इराक और सीरिया की जीवन रेखा है। इनके बीच का क्षेत्र छोटा नहीं, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया है। इस बयान को अरब देशों ने ऐसे देखा जैसे अमेरिका इजराइल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की नई सीमाएं तय करने का समर्थन कर रहा हो। यहां से बात केवल एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहती। अचानक सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों के विदेश मंत्रालयों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती है। सोशल मीडिया पर जनता अपने ही नेताओं को घेरने लगती है कि जब गाजा के नाम पर शांति योजना बन रही थी, तब आप लोग चुप क्यों थे? जब पुनर्निर्माण के नाम पर अरब देशों से धन जुटाया गया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? ये गुस्सा केवल इजराइल पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर था जो फिलिस्तीन के मुद्दे को बार बार किनारे कर देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नील से यूफ्रेटस तक की बात आई कहां से? इसकी जड़ें धार्मिक ग्रंथों में बताई जाती हैं। यहूदी परंपरा में एक अवधारणा है जिसे कुछ लोग प्रॉमिस्ड लैंड यानी ईश्वर द्वारा वादा की गई भूमि के रूप में देखते हैं। इसी विचार से ग्रेटर इजराइल का विचार जुड़ा हुआ बताया जाता है। हालांकि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून इस प्रकार के धार्मिक दावों को मान्यता नहीं देता, लेकिन राजनीति में प्रतीक बहुत ताकतवर होते हैं। जब कोई राजदूत इस तरह की बात का समर्थन करता दिखे, तो संदेश दूर तक जाता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों को अब्राहमिक परंपरा से जुड़ा माना जाता है। अब्राहम को तीनों धर्मों में सम्मानित स्थान प्राप्त है। कथा के अनुसार उनके वंश से अलग अलग समुदायों का उदय हुआ। ये ऐतिहासिक और धार्मिक आख्यान आज भी पहचान की राजनीति में इस्तेमाल होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इन आख्यानों को आधुनिक सीमाओं पर लागू करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आज का मिडिल ईस्ट औपनिवेशिक समझौतों, युद्धों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से बना है, न कि केवल धार्मिक ग्रंथों से। इसी समय एक और घटनाक्रम चल रहा है। वेस्ट बैंक में जमीन के स्वामित्व को लेकर नई प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। कहा जाता है कि जिनके पास दस्तावेज हैं वे साबित करें, अन्यथा भूमि का पुनः पंजीकरण होगा। इसे लेकर भी व्यापक चिंता जताई जाती है। फिलिस्तीन समर्थक इसे धीरे धीरे क्षेत्रीय नियंत्रण मजबूत करने की रणनीति बताते हैं, जबकि इजराइल इसे कानूनी व्यवस्था का हिस्सा कहता है। सच्चाई जो भी हो, माहौल पहले से संवेदनशील था, इसलिए हर कदम को बड़े विस्तार की रणनीति से जोड़ा जाने लगा। अब इस पूरे परिदृश्य में भारत का प्रवेश बेहद दिलचस्प हो जाता है। भारत एक ओर इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में गहरे संबंध रखता है, वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कारण मजबूत जुड़ाव रखता है। ऐसे समय पर जब अरब देशों में नाराजगी दिख रही हो और इजराइल पर विस्तारवादी सोच के आरोप लग रहे हों, तब भारतीय प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को अलग नजरिए से देखा जाने लगता है। भारत की विदेश नीति संतुलन की नीति रही है, जहां वो किसी एक ध्रुव में बंधने से बचता है। इसलिए हर बयान, हर मुलाकात और हर संयुक्त वक्तव्य का अर्थ निकाला जाता है। स्थिति को और जटिल बनाती है क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की राजनीति। इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। तुर्की के साथ उसके संबंधों में भी उतार चढ़ाव रहा है। कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि क्षेत्र में एक नया सुरक्षा समूह बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जिसमें कुछ देश मिलकर कट्टरपंथ या क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ मोर्चा बनाना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई समूह बनता है, तो भारत की भूमिका क्या होगी? ये सवाल भी उठता है, क्योंकि भारत ईरान के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहता है और अरब देशों के साथ भी। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि बयान चाहे एक व्यक्ति ने दिया हो, लेकिन उसके पीछे की धारणा को लोग व्यापक नीति से जोड़कर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शब्दों का वजन बहुत ज्यादा होता है। एक वाक्य से निवेशकों की धारणा बदल सकती है, एक संकेत से गठबंधन टूट सकते हैं और एक टिप्पणी से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक इंटरव्यू ने पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। अब आगे क्या हो सकता है?
क्या ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या क्षेत्रीय समीकरणों में वास्तविक बदलाव आएगा? क्या अरब देश केवल औपचारिक विरोध दर्ज कराकर शांत हो जाएंगे या वे सामूहिक रणनीति अपनाएंगे? क्या अमेरिका अपने राजदूत के बयान को व्यक्तिगत राय बताएगा या चुप्पी साधे रखेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इजरायल अपनी सुरक्षा नीति को और आक्रामक रूप देगा या वैश्विक दबाव को देखते हुए संयम दिखाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर समय देगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम एशिया की जमीन पर हर शब्द, हर नक्शा और हर दावा इतिहास की आग को फिर से जगा सकता है। ये कहानी केवल सीमाओं की नहीं है, बल्कि पहचान, आस्था, शक्ति और अस्तित्व की है। जब धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम केवल कूटनीतिक बयान नहीं रहते, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। और इसी मोड़ पर भारत जैसे देश को बेहद सावधानी से कदम रखना पड़ता है, ताकि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए किसी भी टकराव का हिस्सा न बने। आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि ग्रेटर इजराइल की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से कैसे विकसित हुई, नेतन्याहू की राजनीति में इसकी क्या भूमिका रही और भारत के लिए संभावित विकल्प क्या हो सकते हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां धार्मिक अवधारणा और आधुनिक राजनीति एक दूसरे से टकराती दिखाई देती हैं। ग्रेटर इजराइल का विचार कोई आज पैदा हुआ नारा नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से कुछ वैचारिक धड़ों के बीच मौजूद रहा है। हालांकि इजराइल की आधिकारिक नीति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की रही है, लेकिन समय समय पर कुछ नेताओं के भाषणों और समर्थकों के विचारों ने इस अवधारणा को हवा दी है। जब वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता अपने भाषणों में ऐतिहासिक अधिकारों और सुरक्षा आवश्यकताओं का जिक्र करते हैं, तो विरोधी खेमे उसे क्षेत्रीय विस्तार की मंशा से जोड़ देते हैं। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी राजदूत के बयान ने नील से यूफ्रेटस तक का संकेत दिया, पुराने बयान और पुराने नक्शे फिर से सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घूमने लगे। मिडिल ईस्ट का भूगोल केवल रेत और तेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये सामरिक गलियारों, समुद्री रास्तों और धार्मिक स्थलों का जटिल जाल है। मिस्र की नील नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सभ्यता की धुरी है। इराक और सीरिया से बहने वाली यूफ्रेटस नदी कृषि, ऊर्जा और जीवन का आधार है। इन नदियों के बीच फैला क्षेत्र जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और कई अन्य देशों को छूता है। ऐसे में यदि कोई ये संकेत भी दे दे कि ये पूरा इलाका किसी एक ऐतिहासिक दावे के अंतर्गत आ सकता है, तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय सरकारें इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा प्रश्न मानेंगी। अरब देशों की प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि रणनीतिक भी थी। खाड़ी क्षेत्र के कई देश हाल के वर्षों में इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़े थे। व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सहयोग के नए अध्याय खुल रहे थे। लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा अब भी अरब जनमानस में जीवित है। जब गाजा में संघर्ष होता है या वेस्ट बैंक में प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं, तो सड़कों पर नाराजगी दिखती है। इसलिए किसी भी ऐसे बयान को जो विस्तारवादी सोच का संकेत दे, सरकारें अनदेखा नहीं कर सकती। उन्हें घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को साधना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी केंद्र में है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है, लेकिन साथ ही वो अरब देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी रखता है। ऊर्जा आपूर्ति, हथियारों के सौदे और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उसका गहरा दखल है। यदि उसके प्रतिनिधि का बयान क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाए, तो उसे संतुलन साधने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार ऐसे बयान व्यक्तिगत राय कहकर टाल दिए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर शब्द रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अब भारत की स्थिति पर ध्यान दें। भारत ने पिछले वर्षों में इजराइल के साथ रक्षा, कृषि और साइबर तकनीक में मजबूत सहयोग विकसित किया है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के साथ ऊर्जा और निवेश संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में कार्यरत हैं और वहां से आने वाली धनराशि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। ऐसे में भारत को एक संतुलित और परिपक्व कूटनीतिक रुख अपनाना पड़ता है। भारत की परंपरागत नीति यह रही है कि वो दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और संवाद के माध्यम से शांति की वकालत करता है। इसलिए किसी भी संभावित क्षेत्रीय ध्रुवीकरण से दूरी बनाए रखना उसकी प्राथमिकता रहती है। क्षेत्रीय स्तर पर एक और परत ईरान और इजराइल की प्रतिस्पर्धा है। ईरान स्वयं को फिलिस्तीनी मुद्दे का मुखर समर्थक बताता है और इजराइल की सुरक्षा नीति को चुनौती देता है। यदि इजराइल किसी नए सुरक्षा समूह की बात करता है या चरमपंथ के खिलाफ गठबंधन बनाने की पहल करता है, तो उसे ईरान की गतिविधियों के संदर्भ में देखा जाता है। इस समीकरण में तुर्की भी कभी सहयोगी तो कभी आलोचक की भूमिका निभाता है। यानी पूरा पश्चिम एशिया एक जटिल शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां हर चाल कई दिशाओं में असर डालती है। वेस्ट बैंक में भूमि पंजीकरण और प्रशासनिक बदलावों ने भी संदेह को बढ़ाया है। फिलिस्तीनी नेतृत्व इसे अपने भूभाग पर धीरे धीरे नियंत्रण मजबूत करने की रणनीति बताता है, जबकि इजरायल इसे कानूनी ढांचे के भीतर की प्रक्रिया कहता है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार संयम और वार्ता की अपील करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में अविश्वास गहरा है। जब अविश्वास पहले से मौजूद हो, तब एक बयान भी आग में घी का काम करता है। ये समझना जरूरी है कि ग्रेटर इजराइल जैसी अवधारणाएं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत स्पष्ट हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श में प्रतीक और धार्मिक संदर्भ अक्सर भावनात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। इसलिए कूटनीति का असली कौशल यही है कि इतिहास और आस्था के सम्मान के साथ वर्तमान की वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाए। यदि ऐसा संतुलन न बने तो संघर्ष की आशंका बनी रहती है। आने वाले समय में कई संभावनाएं हैं। एक संभावना ये कि ये विवाद कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित रहे और व्यवहारिक राजनीति अपने रास्ते चलती रहे। दूसरी संभावना ये कि क्षेत्रीय ध्रुवीकरण गहरा हो और नए गठबंधन बने। तीसरी संभावना ये कि वैश्विक दबाव और आर्थिक हित सभी पक्षों को अधिक सतर्क और संयमित बनाए रखें। भारत जैसे देशों के लिए चुनौती यही है कि वे संवाद, विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए किसी भी उग्र धड़े से दूरी बनाए रखें। अंततः ये पूरा प्रकरण हमें याद दिलाता है कि पश्चिम एशिया केवल भू राजनीतिक मानचित्र का हिस्सा नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और आधुनिक राष्ट्रवाद की जटिल परतों का संगम है। यहाँ हर शब्द की गूंज सीमाओं से परे जाती है। इसलिए नेताओं, राजनयिकों और विश्लेषकों को ये समझना होगा कि बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास निर्माण। यदि विश्वास टूटा तो शांति की प्रक्रिया वर्षों पीछे जा सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सरल और प्रभावी तरीके से आपके सामने लाते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर रिसर्च और विश्लेषण के लिए प्रेरित करता है।